ओके। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज से ना मतलब ये जो सेशन होगा और इसके साथ जो ये जो पूरी प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगी, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैट जो इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपके बीएससी के सिलेबस की बात हो, ठीक है, बीएससी को भी ये कवर करेगा, आपके आईआईटी जैम को भी ये कवर करेगा, ठीक है। अगर आप जैम 22 दे रहे हैं या 23 या उसके बाद का कोई भी जैम दे रहे हो तो उसको वो कवर करेगा, साथ में जस्ट गेट टीआईएफआर ऐसे जितने एमएससी के एंट्रेंसेस है। इवन अगर आप 21 का अगर बीएचयू जेएनयू अगर ऐसे एग्जाम्स को भी अगर आप देने की सोच रहे हो तो वहां पे भी ये जो टॉपिक होगा, मतलब ये जो आपका प्लेलिस्ट होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है। तो देखो, अगर मैं सिर्फ आईआईटी जैम की बात कर दूं तो सिर्फ आईआईटी जैम में अगर देखें तो देखो, इस ये जो 2019 की बात करें, सो 19 में टोटल 6 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एमएसक्यू आया था और 3 एनईटी क्वेश्चन आए थे। 2018 में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, 4 एमएसक्यू आए थे, एक एनईटी क्वेश्चन आया था। 2017 में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 6 एमएसक्यू थे और 2 जो थे आपके नेट के क्वेश्चन। मतलब आप लगा दो, देखो इस साल आपके टोटल 10 क्वेश्चन आ रखे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट के। इस साल जो आपके टोटल 15 क्वेश्चन आ रखे हैं, इस साल में आपके टोटल 18 क्वेश्चन आ रखे हैं, 60 में से 18 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से हैं। 2016 में देखो तो 12 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ रखे हैं। इसको 2015 में देखो तो 11, मतलब कम से कम आपके 10 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैट, सॉरी ध्यान रखना इसमें इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म ये दोनों एडेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म जो है इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है, और ये जो पूरा आपको प्लेलिस्ट है, इसके बाद इस पूरे प्लेलिस्ट को करने के बाद आप कम से कम इतना हो जाएगा कि इन 10 में से मैं गारंटी ले सकता हूं कि 10 में से कम 8 क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पे सिलेबस कौन कौन सा कवर होगा। ये जो है ये आपका पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस है। इसमें से जो जो आपके बीएससी का पार्ट हो आप उसको अलग कर लोगे। देखो, कुलॉम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ पे जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इसको करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैट बाउंड्री कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन फॉर सिंपल केसेस, कंडक्टर्स, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये जो आपका पूरा प्लेलिस्ट होगा ये इस पूरे पार्ट को कंटेन करेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा जो होगा आपका यहां पे इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए दूसरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, लेकिन पहले ये खत्म होगा, उसके बाद वो वाला पार्ट जो होगा वो आपका आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि यहां पे हम चलने कैसे वाले हैं और क्या क्या चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अभी यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या चीजें करेंगे और कैसे कैसे चीजों को करने वाले हैं। ओके, तो एक सेकंड, या सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की जो क्लास होगी, इसमें हम करेंगे यहां पे, सॉरी, ये जो क्लास होगी इसमें हम यहां पे करने वाले हैं कुलॉम्स लॉ, ठीक है। पहले कुलॉम्स लॉ करेंगे, उसके बाद फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होंगे हम उनको करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कुलॉम्स लॉ पे, ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ से पहले आपको एक बात बता देता हूं। कुलॉम्स लॉ से पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चार्जेस क्या होते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी पे कभी कभी आपके बीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मेन अगर चार्जेस की प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखते हो कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक कौन सा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे प्रॉपर्टी की बात करो तो यहां पे हम क्या लिखते हैं कि सेम चार्जेस, ठीक है, आप क्या लिखोगे यहां पे, सेम चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, सॉरी, सेम चार्जेस रिपल इच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। एडिटिव लिख दिया, इन नेचर आप कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में या 12th में आपने बहुत आराम से किया होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज यहां पे, मतलब चार्जेस जो आएंगे वो हमेशा आपको पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में आने का क्या मतलब है, समझो इस चीज को कि देयर इज अ बेसिक चार्ज विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका बेसिक चार्ज। अब क्या करते हैं, अगर हम बात करें
कि कितना चार्ज है। तो जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो अगर हम E के वैल्यू की बात करें तो वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब अब जिस किसी भी चार्ज के बारे में आप बात करोगे वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। मतलब क्या होगा, या तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, या फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, या फिर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। मतलब चार्जेस जो होंगे वो आपको हमेशा आपको चार्जेस होंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे। अगर बोलोगे कि सर क्वार्क का चार्ज तो E/3 होता है या E/2 E/3 होता है, तो एक बात बता देता हूं, जब आप क्वार्क्स के बारे में बात करते हो, क्योंकि यहां पे देखो अगर आप देखो 1/3 और 2E/3 तो दीज आर नॉट क्वांटाइज्ड, ये जो है ये क्वांटाइज्ड नहीं है। मतलब 1/3 2/3 ये हाफ है, फ्रैक्शन है। तो फिर बोलोगे सर ये चीज कैसे वैलिड होती है, तो ये कैसे वैलिड होती है, बिकॉज आपके जो क्वार्क्स जो होते हैं ना ये कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ठीक है। तो ये बातें होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कभी अगर आपके बीएससी में अगर इन केस अगर शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो आप इसका इस तरह से आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं अपने कुलॉम्स लॉ पे, ठीक है। सबसे पहले कुलॉम्स लॉ करेंगे, फिर कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में और इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। तो इफ यू टॉक अबाउट कुलॉम्स लॉ, तो कुलॉम्स लॉ आपने यहां पे देखा कि होता क्या है कि अगर मान लो कि यहां पे एक चार्ज है, दैट इज मान लो कि ये क्यू चार्ज है और ये आपका दूसरा क्यू चार्ज है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो आप इसकी अगर बात करोगे तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इसको हम लिखेंगे F21। इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको हमेशा रीड करना ऐसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको ऐसे करोगे, इधर की तरफ जो चार्ज लगेगा दैट विल बी इक्वल टू F12। इसको क्या रीड करोगे आप, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो चूंकि दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, इसीलिए दोनों पे फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स है। अगर आप यहां पे देखो कि आप क्या करो, मान लो कि इस चार्ज को आप पॉजिटिव रहने दो, लेकिन अगर आप इस चार्ज को नेगेटिव कर दो, Q2 मान लो कि आपका नेगेटिव है, ठीक है, वेयर Q2 इज लेस देन 0, तो ये क्या होगा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले फिर से अगेन यही होगा आपका F21, लेकिन इस केस में F21 की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। यहां पे अगर बात करें F12 तो F12 की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। इसको क्लियर कर लो हमेशा, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आपको ये चीजें आ रही होती है, बट जब आप बड़े बड़े दूसरे न्यूमेरिकल जब करने जाते हो, जैसे अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, तो उसमें क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें यहां पे, आपको समझ आ गया कि फोर्सेस कैसे होते हैं। तो कुलॉम्स लॉ के बारे में बात करें तो कुलॉम्स लॉ क्या होता है, ये क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। अगर हम दो चार्जेस की बात करें तो आपको डायरेक्शन तो पता चल गया, अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब F क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और F की अगर बात करें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये दो लॉज है। मतलब क्या हो गया कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ही बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बढ़ाओगे, आपका फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, फोर्स जो होगा उतना ही कम लगेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां पे क्या करेंगे, हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लिखना, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन की थोड़ी सी बात करें। यहां पे मान लो कि हमने सिर्फ फोर्स लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, इसको डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा कि डायरेक्शन क्या होता है। आई होप आपको डायरेक्शन समझ आ गई है, बट फिर भी आप इसको भी यही कर लो कि F दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, दिस पार्ट इज क्लियर, अप टू दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब देखो कि आपका K क्या होता है। सो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट K, सो K दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इफ यू टॉक अबाउट एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, दैट इज दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी,
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन आर होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पे दो चीजें आपको दिख रही होगी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इफ वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका मतलब दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये क्या होता है, आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की, सो दिस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, यूनिट्स जो होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी को ER से डिनोट करते हैं। और अब बात करोगे अगर ER क्या होता है, तो देखो एप्सिलॉन R क्या होता है, दिस इज एक्चुअली, ये क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई मीडियम है, ठीक है, आपके पास जो कोई मीडियम है और मान लो कि आप वैक्यूम में हो, ठीक है, मीडियम हो गया और आप वैक्यूम में हो, तो मीडियम में दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स एक्ट करेगा। दो चार्जेस है, मान लो कि Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट करेगा, इसको हम लिख लेते हैं FM। वैक्यूम में इन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 Q2 और डिस्टेंस जो है उसको भी सेम ही रखना है। उस केस में इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज मान लो कि F0। तो उस केस में रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मतलब केप्ट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन एनी मीडियम। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और अगर इसकी बात करोगे दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये जो है आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता। और इसके यूनिट डायमेंशन जो होंगे वो आप बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो। कभी कभी शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये आपको वैल्यू क्लियर होगी। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप f को क्या लिखोगे, आप नाउ f कैन बी रिटन एज, f को क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज फॉर एनी, दिस इज फॉर वैक्यूम। ये फोर्स जो होगा दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम, वैक्यूम कह लो या एयर के केस में कह लो, क्योंकि एयर के केस में भी एप्सिलॉन आर ऑलमोस्ट 1 ही होता है। And F that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into epsilon R। और epsilon R को कभी कभी हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। So this is for any medium। ये किसके लिए हो जाएगा, दिस इज फॉर एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम के लिए आपका वैलिड होता है। ठीक है, सो K वैल्यू, K जो आपकी वैल्यू होती है दिस डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है, आपका मीडियम कैसा उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपकी के वैल्यू क्या होती है। बाद में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे वहां पे के देखोगे, के से आपका जो दूसरी क्वांटिटीज होती है जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वो भी के से ही डिसाइड होता है। ठीक है, के डिसाइड करेगा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अप टू दिस पार्ट आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दो टर्म्स छोटे छोटे आप देख लेना। एक होता है आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ये दो टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। एक होता है टेस्ट चार्ज और एक जो होता है दैट इज नोन एज मूविंग चार्ज, या इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, याद रखना इनकी प्रॉपर्टी, हमेशा ध्यान रखना कि सोर्स चार्ज जो होता है इसका जो, इसकी अगर बात करोगे तो दिस इज ऑलवेज रेस्ट, दिस इज ऑलवेज एट रेस्ट। सोर्स चार्ज जो होता है वो आपका हमेशा रेस्ट पे होता है। और टेस्ट चार्ज जो होता है दिस मे बी एट रेस्ट और दिस मे बी मूविंग। ठीक है, ये रेस्ट पे भी हो सकता है, ये मूविंग भी हो सकता है। अब जरा देखना, अगर आपका सोर्स चार्ज रेस्ट पे, इसका मतलब कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका सोर्स चार्ज रेस्ट पे, इसका मतलब इसका इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया इज बेसिकली इनफाइनाइट। इसका इनर्शिया जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा कि सोर्स चार्ज, कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका सोर्स चार्ज कौन सा होता है, उसका इनर्शिया क्या होता है और क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज जो होता है ये रेस्ट पे होता है हमेशा, इसका इनर्शिया जो होता है इनफाइनाइट होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज is more compared to टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में सोर्स चार्ज जो होता है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा ही ज्यादा होती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अच्छा, एक चीज और, जो हमारे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
जो वैक्यूम में हमने निकाली थी, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से आप एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी यूनिट जो बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो। हमने के बारे में बात कर ली। के को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के जो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आई होप अप टू दिस पार्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जो कि इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके फाइन, अब हो गया ये चीज आपको समझ आ गई। अब करते हैं हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन सीधा पोजीशन वेक्टर फॉर्म ही कर लेते हैं ताकि आपको उसको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन जो होता है आपके अगर कॉलेज में आएगा तो ये काफी लेंदी ही आएगा, मतलब ज्यादा मार्क्स ही कैरी करता है, 8-10 मार्क्स तो बहुत आराम से कैरी करेगा। ठीक है, मान लो कि आपके पास क्या है, ऐसे एक्स और वाई आपका एक्सेस है। ठीक है, ये मान लो कि आपका ओरिजिन है। अब देखो, मान लो कि आपके पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये मान लो कि आपका Q1 हो गया एंड दिस चार्ज इज Q2 और दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, आप क्या करो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन मिलाना है इसको। ठीक है, इसको इससे मिला दो। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो, दिस इज R1। इसका पोजीशन वेक्टर ले लो, दिस इज R2। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो ये जो डायरेक्शन आप लोगे दिस विल बी R12, मतलब 1 से लेके 2 तक जा रहा है। और अगर इसके ऑपोजिट लोगे दिस विल बी इक्वल टू R21। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना। इधर की तरफ अगर आएगा कोई सा तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इधर की तरफ अगर कोई जाएगा तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दिस पार्ट इज ओके। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सो नाउ हम क्या लिखते हैं, हम मान लो कि F12 को लिखते हैं। सो F12 क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, यहां तक डन है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब जरा देखना F12 की बात करें, F12 का मतलब कौन सा हो गया, यहां पे R21 जाएगा, राइट। सो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R स्क्वायर होता है यहां पे, तो R21 जो हो गया इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन जो है ये R21। दिस पार्ट इज ओके। R21 आपको डायरेक्शन समझ आया, यूनिट वेक्टर R21 मतलब ये वाली डायरेक्शन, उल्टी तरफ जो जा रही डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहां से बताओ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21। जरा देखो ध्यान से, R21, अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, R21 जो हो गया, यहां पे R21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R21 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R21, राइट। और मैग्नीट्यूड ऑफ R21 और यूनिट वेक्टर R21, इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी वेक्टर R21। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब। ठीक है, R21 का क्यूब इंटू यहां पे क्या हो गया, R21। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। चलो, आपको R21 समझ आ गया कि ये R21 कहां से आ रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से जाऊं R21 को फाइंड करना, सो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, R2 प्लस R21 दैट इज इक्वल टू R1। मतलब क्या हो गया, R2 प्लस R21, बस वेक्टर देखना, कौन सा वेक्टर, OAB। देखो यहां पे ट्राइंगल OAB, देखो इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन ट्राइंगल OAB, जरा ध्यान से देखो OAB कौन सा है, OAB में आपको क्या दिख रहा है कि R2 प्लस R21 दिस विल बी इक्वल टू R1। इसका मतलब क्या हो गया, R21 दैट इज इक्वल टू, आई होप दिस पार्ट इज ओके, R21 ही फाइंड करें ना, या R21 ही हम फाइंड करें। सो R21 दैट विल बी इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, दिस विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। ये हो गया आपका। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, इसको यहां पे आप पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, F(1)2। ठीक है, F(1)2 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख दोगे आप, R1 माइनस R2 इसका होल क्यूब। ठीक है, इनटू यहां पे क्या हो गया आपका, R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो गया आपका F12। सिमिलरली आप F21 जो होगा इसको भी बहुत आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसको उल्टा कर दो बिल्कुल, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा,
R2 माइनस R1। तो ये हो गया आपका F21। यहां से आप बहुत आराम से कह सकते हो कि ये जो डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हो गया F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। चलो ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो या यहाँ पे लगे कि नहीं सर कुछ आपने गलत किया या कुछ एरर है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना आराम से। ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डेकोरम बना के रखना, अच्छा लगेगा मेरे को भी और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके फाइन, ये चीज आप सबके समझ आ गई। अच्छा, अगर ये चीज समझ आ गई तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि बाकी सारी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें जो होंगी वो आपके समझ में आ जाएंगी आराम से। ठीक है, एक सेकंड, ज़्यादा चिंता मत करना, जो क्लासेस होंगी वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आधे घंटे की क्लासेस होंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाला हूँ इसको। ठीक है, तो चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो आप लोग, उसके बाद फिर हम आएंगे इसके सोल्यूशन पे। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस 4Q एंड Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R अपार्ट। दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज क्या है 4Q, एक का चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज R। उसके बाद फाइंड द कुलॉम्स फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच क्या करना है आपको, कुलॉम्स फोर्स फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, साइन एंड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q सच दैट नो फोर्स ऑन चार्ज Q, मतलब Q प्राइम सॉरी, कि इनके बीच में कहीं पे Q प्राइम चार्ज रखना, ऐसे इस तरह से रखो और इसका साइन इस तरह से बताना आपको कि इस पे कोई फोर्स ना एक्ट करे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि नो फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, कि मतलब किसी भी चार्ज पे कोई फोर्स ना हो। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर आपको बताना कि 4Q और Q के बीच में फोर्स क्या है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, राइट, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, ओके, रिपल कर रहा होगा तो आपको पता है कि ये कैसे निकाल सकते हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर इस पे फोर्स ऑन चार्ज Q अगर ये फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय R²। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी 1/4πε0 4Q² डिवाइडेड बाय R²। ये हो गया आपका फोर्स ऑन Q। सिमिलरली फोर्स ऑन 4Q निकाल, अच्छा ये किधर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है। फोर्स ऑन 4Q निकालोगे, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 4Q² डिवाइडेड बाय R²। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये तो चलो इजी था, ये आपने बहुत आराम से फाइंड कर लिया। अच्छा अब देखो यहां पे क्या है कि अब आपको क्या करना है, थर्ड फोर्स पुट करना है Q पे, यहां पे इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच एक थर्ड चार्ज हो वो Q पुट कर दो। जरा करते हैं इसको, देखते हैं। दिस इज 4Q, दिस इज Q। ठीक है, यहां पे एक चार्ज इसके कहीं पे साइड में हम पुट कर देते हैं Q प्राइम। याद रखना ये सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है, इफ दिस डिस्टेंस इज x, तो पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका r माइनस एक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका Q प्राइम जो होगा, Q प्राइम जो होगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये क्यों, फाइंड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन, फाइंड द मैग्नीट्यूड, साइन एंड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज। मतलब आपसे क्या पूछा है कि Q प्राइम को कहां पे रखोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा कि इस पे कोई सा फोर्स एक्ट ना करे। तो एक बात बताओ, फोर्स नहीं एक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहां पे कहीं पे रखा तो क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन Q प्राइम, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन Q प्राइम, अभी हमें नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, तो फोर्स ऑन Q प्राइम ड्यू टू 4Q दैट विल बी इक्वल टू, ये किसको, इसको किधर की तरफ रिपल करेगा, इधर की तरफ भेजेगा ये। ठीक है, और ये जो Q है ये इसको इधर की तरफ भेजेगा, राइट, हाँ या ना। तो फोर्स ऑन Q प्राइम ड्यू टू 4Q दैट विल बी इक्वल टू K, ठीक है, Q प्राइम 4Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x², एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये अगला क्या हो जाएगा K Q प्राइम। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे Q प्राइम है और यहाँ पे क्या हो गया Q, और डिवाइडेड ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, दिस पार्ट इज ओके। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, x बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ये और ये कैंसिल हो गया आपका, Q प्राइम कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू x²। अब यहां से क्या करना, सिंपली आपको R फाइंड करना। चलो फाइंड करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 4R² प्लस x² माइनस 2RX दैट विल बी इक्वल टू x²। अब इसका मतलब क्या हो गया 4R² प्लस x² सॉरी 4x² माइनस 8RX माइनस x² दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x², ठीक है, प्लस 4R² माइनस 8RX दैट इज इक्वल टू 0।
ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके आपको यहां से फाइंड करनी है कि आर की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे पास सॉल्व किया हो, मैं एक सेकंड आपको आंसर बता देता हूं। जब आप ये चीज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड, या जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर जो निकल, सॉरी एक्स जो आपका निकल के आएगा, सॉरी एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2r एंड 2r अपॉन 3। ठीक है, सो प्लीज इस आंसर को आप कंफर्म कर लेना कि आपका आंसर जो आएगा ये आएगा। मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे ध्यान से देखना, आप यहां पे क्यू प्राइम पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्यू प्राइम को आप या तो 2r डिस्टेंस पे रखो, 2r का मतलब इसके बिल्कुल इधर। ठीक है, तो यहां पे बोला कि इन द मिडिल ना, बिटवीन देम, मतलब पहले तो ये बोला कि नो फोर्थ, नहीं अभी यहां पे कुछ नहीं बोला कि आपको कहां पे प्लेस करना है। हाँ, तो यहां पे कुछ नहीं बोला कि कहां पे रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको या तो 2r पे रखो या फिर 2r अपॉन 3 पे रखो। मतलब 2r का मतलब या तो इसके बाहर रख दो या इसके अंदर कहीं पे रखो। अंदर का मतलब 2r अपॉन 3 इस डिस्टेंस पे, और ये किसका हो गया, इसके बाहर चला जाएगा। तो इनमें से आप कहीं पे भी रखोगे तो इस पे कोई भी फोर्स जो होगा वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस के लिए क्या होगा कि इसमें बोला कि नो फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्राइम, तो इसके लिए यहां पे फर्स्ट केस जो आया इसमें साइन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनमें से किसी के केस में भी आपका कोई फोर्स जो होगा वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब आप क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट केस जो हो गया कि नो फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्राइम, तो क्यू प्राइम के केस में क्या हो जाएगा, क्यू प्राइम के केस में ये होगा कि आपका चार्ज का साइन कुछ भी हो। ठीक है, क्यू प्राइम के केस में क्या होगा कि आपके चार्ज का साइन कुछ भी हो, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एक सेकेंड, ये जगह थोड़ा सा, ये देखो यही सारे आपके नोट्स हैं जो कि आप धीरे धीरे करोगे। मतलब क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट केस से समझो, तो फर्स्ट केस में क्या था, आपका क्वेश्चन ये था कि क्यू प्राइम के पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए ना, कि आपका फर्स्ट केस क्या था कि इसके बीच में जब क्यू प्राइम को रखोगे तो इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। तो उस केस का आंसर क्या होगा कि क्यू प्राइम का साइन कुछ भी हो, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड फोर्स की। सेकेंड फोर्स केस में यह पूछा गया कि आपका क्या करना है कि ना तो इस पे कोई फोर्स एक्ट करे ना ही इस पे कोई फोर्स एक्ट करे। अब जरा समझाते हैं यहां पे कि उस केस में क्या होगा। देखो डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो आपका 2r अपॉन 3 जो था वो वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे फर्क क्या पड़ जाएगा इस चीज का। अच्छा, डिस्टेंस को भी एक बार फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं ये सेम आता है या नहीं आता। देखो अब क्या करना, आपका केस उल्टा हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4q और ये आपका हो गया q। मान लो कि आपने क्या किया, यहां पे q प्राइम को रखा। अब समझना ध्यान से, सबसे पहली बात हम साइन की बात कर लेते हैं कि हमारा q प्राइम का साइन क्या होगा, इसको समझना। एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, बाहर की तरफ। इसके कारण अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, 4q के कारण किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि इस पे एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स को जीरो करने के लिए अब देखो, इसका मतलब पॉजिटिव जो होगा ये नहीं होगा। अब क्यू प्राइम को क्या करते हैं, हम नेगेटिव कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमने क्यू प्राइम को नेगेटिव कर दिया, अगर ये क्यू प्राइम नेगेटिव है तो इस पे 4q के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बाहर की तरफ। क्यू प्राइम के कारण किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब अब ऐसा चांस है कि बाहर वाला फोर्स जो है अंदर वाले फोर्स को कैंसिल करे। इसका मतलब नेट चार्ज ऑन क्यू जो होगा दैट कैन बी जीरो नाउ, अब जीरो हो सकता है। सिमिलरली इस पे भी वही चीज हो जाएगा कि क्यू के कारण फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। क्यू प्राइम चूंकि ये नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दूसरा केस है, जब इन दोनों में, इन तीनों चार्जेस में कोई फोर्स ना लगे, उसके केस में क्या होगा, आपको क्यू प्राइम को नेगेटिव होना पड़ेगा। आपका क्यू प्राइम जो होगा वो नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। बाकी डिस्टेंस मेरे ख्याल से डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे, डिस्टेंस वही उसी तरीके से फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे कि k क्यू प्राइम बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी ये अगर x है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू k, ठीक है, q इंटू 4q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस जो दैट इज r स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइंड करके देख लेते हैं यहां से। तो ये क्या हो गया आपका Q, तो आपने फाइंड, अब तो Q फाइंड कर लोगे आप बहुत आराम से। ये आपका हो गया नेट फोर्स, तो अब यहां से निकाल लो, K से K कैंसिल हो गया, आपको Q प्राइम फाइंड करना पड़ जाएगा।
ठीक है। सो Q से Q जो होगा ये भी आपका कैंसिल हो गया, इसका मतलब Q प्राइम दैट शुड बी इक्वल टू 4Q एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो देगा आपको Q प्राइम दे देगा, ठीक है। बाकी x आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, आपको Q प्राइम जो होगा ये मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन याद रखना विद अ नेगेटिव साइन, आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा, ठीक है। ओके फाइन। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम का जो ये आप उसमें मेरे को पूछ सकते हो यहाँ पे, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, प्लीज इस कैलकुलेशन को आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपका, ये बड़ा दमदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा कि फाइंड द फोर्स ऑन द फिफ्थ चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट O। आपके पास देखो यहाँ पे A पे एक चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट्स A0 है, ठीक है, चार्ज इसका -Q, ठीक है, -Q जो इसका चार्ज है। B पे आपने एक चार्ज रखा है जिसका चार्ज जो है दैट इज +Q, ठीक है। C पे चार्ज है आपका -Q, D पे चार्ज है आपका -Q। तो आपसे बोला है कि O पे यहाँ पे एक चार्ज जो है +Q अगर आपने रखा है तो +Q पे कितना फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा। तो इसको एक सेकंड इसको कर लेते हैं, फिर इस सेशन को खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आराम से इसको करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। उसका कल के मतलब इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। चलो इसको जरा सा देख लेते हैं कि इस पे कैसे कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहां पे जो चार्ज है आपका दैट इज +Q, ठीक है। आप देखो एक बार ध्यान से, यहां पे चार्ज क्या आपका A डिस्टेंस है, यहां पे डिस्टेंस जो है दैट इज A, यहां पे चार्ज आपने रखा है -Q, ठीक है। यहां पे जो है आपका डिस्टेंस जो हो गया दैट इज ऑल्सो A, चार्ज है यहां पे +Q, ठीक है। यहां पे जो आपका चार्ज है दैट इज -Q, डिस्टेंस जो है दैट इज अगेन A, और यहां पे जो आपने चार्ज रखा दैट इज +Q एंड डिस्टेंस जो है दैट इज अगेन A। अच्छा अब जरा ध्यान से देखते हैं यहां पे कि इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। देखो जरा ध्यान से, ये -Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है। ये -Q चार्ज क्या करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, F दैट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। इधर सेम ये चार्ज भी जो होगा ये भी इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पे नेट चार्ज जो है, नेट फोर्स जो है +-Q के कारण 0 हो जाएगा। इनकी बात करेंगे +Q और +Q के कारण, तो क्या होगा, फिर से देखो ये इसको इधर की तरफ रिपल कर रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला इसको नीचे की तरफ रिपल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स जो गया फिर से 0। इसका मतलब F नेट दैट विल बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स जो होगा ये इस केस में भी आपका 0 एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, जरा इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ अ थर्ड चार्ज +Q इज प्लेस्ड एट O। यहाँ पे O पे कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज जो अगर आप प्लेस करो तो नेट फोर्स एट Q प्राइम चार्ज इज 0। इस पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 एक्ट कर रहा है। इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ सेम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस x टुवर्ड्स द चार्ज प्लेस्ड एट A। अब क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो आप, A की तरफ देखो, A पॉइंट ये है, इसको आप इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस चार्ज Q प्राइम। तो Q प्राइम पे जो ऑसिलेटिव मतलब ऑसिलेशन वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, आपको वो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। चलो इसको करते हैं बैठ के अभी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखना, इस चीज को समझना कि आपका होता है क्या, इसको आप क्या कर रहे हो, हल्का सा इधर से डिस्प्लेस कर रहे हो, राइट। तो एक बात बताओ, अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, A - x, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, राइट। दिस डिस्टेंस विल बी A + x, राइट, हाँ या ना, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अब हम नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो चूंकि इसके बीच का डिस्टेंस घट गया, इसका मतलब फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो फोर्स अगर मान लेते हैं कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन Q प्राइम चार्ज ड्यू टू Q, ठीक है, कौन सा Q, इसके कारण, A वाले के कारण। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, Q प्राइम डिवाइडेड बाय A - x का होल स्क्वायर। ये हो गया इसके कारण फोर्स। F ऑन Q प्राइम दूसरे वाले कारण, अगर इसके कारण आप फोर्स देखो, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q प्राइम डिवाइडेड बाय A + x का होल स्क्वायर। अच्छा अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें, F नेट कितना हो जाएगा, यहां पे देखो ध्यान से, ये फोर्स बड़ा है इससे, इसका मतलब क्या हो गया आपका, आप क्या करो 1/4πε0 कॉमन ले लो, Q प्राइम भी कॉमन ले लो, आपका क्या बचेगा,
1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों किया हमने ऐसा? बिकॉज नेट फोर्स जो हो गया आपका इसके लिए मतलब इसके लिए चूंकि कम डिस्टेंस है तो इसके लिए ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसको हमने पहले रखा है, माइनस दूसरे वाला रखा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम, और इसको अगर सॉल्व कर दोगे ये क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। दिस विल बी इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देखो जरा ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी 2 बार है तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर ध्यान से देखना तो एफ नेट क्या हो गया आपका, देखो जरा इसको, एफ नेट दैट इज इक्वल टू, जगह क्या यहाँ पे नहीं, स्पेस नहीं, ओके। सो एफ नेट दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया क्यू प्राइम, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि आपका x काफी छोटा है x के a के कंपैरिजन में, a इज वेरी मच ग्रेटर देन x, इसीलिए क्या करोगे इस वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा a टू द पावर 4 बच जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 4ax डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया, a से ये कैंसिल हो गया। सो आप देख लो इसको एक सेकंड, या इसको एक सेकंड समझा देता हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपका f कितना हो गया, नेट f की बात करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, सो 1 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 नहीं होगा, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम, और उसके बाद क्या हो गया x डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये हो गया आपका। और आपको पता है कि अगर ऑसिलेशन होगा तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स x। फोर्स ये होता है बैलेंसिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स x। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, आपने ये चीज निकाल दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, k दैट इज इक्वल टू, अगर आप k की बात करोगे, k क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, k दैट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय a क्यूब, आपका k निकल गया। अच्छा, k जब निकल गया तो अब निकालने में क्या जाता है, k आपने निकाल ही लिया, इसका मतलब ओमेगा जो है ये आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ओमेगा जो है इसको आराम से निकाल सकते हो, ओमेगा जो आप यहाँ से निकाल दो, खत्म का आपका k निकल ही गया, तो ओमेगा निकालने में क्या गया। ठीक है, सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m। तो इसका मतलब ओमेगा जो हो गया दैट इज अंडर रूट ऑफ k का मतलब क्या हो गया, क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a क्यूब इनटू m, ये आपका ओमेगा निकल गया। तो यही तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछा था ना, फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो यही हो जाएगी। ठीक है, ओके। और देख लेते हैं अगर कुछ एमसीक्यूज है तो उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो अगर आप डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इसको आप डबल कर दोगे तो फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स एफ प्राइम दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जो होगा एफ प्राइम जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एफ बाय 4, राइट। मतलब आपका जो ये होगा वो 1 बाय 4 हो जाएगा, कि ये जो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा दैट विल बी 4 टाइम्स लेस हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी क्रिएटेड, यस इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, मल्टीप्लाइड नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन होता है, याद रखना वो एडिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, चलो अब बाकी जो क्वेश्चन है इनको हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो तो आपको पीडीएफ जो होगा वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, और हाँ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख देना कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और अपना नाम और कहाँ से हो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।